Hello my dear students, again I am here with the chapter Nutrition in Animals, the further lecture. In the last lecture मैंने आप लोगों को teeth अच्छे से explain कर दिया, tongue अच्छे से explain कर दिया, salivary glands अच्छे से explain कर दिया, importance है हमें mouth की समझ आ गई. अब हम further चलते हैं. After mouth हम किसकी बात करेंगे? Esophagus की. Esophagus is also called as food pipe. Normal terms की अगर हम बात करें तो हम उसको food pipe बोलते हैं. ठीक है. माउथ के बाद में जो माउथ रीजन है इसकी जस्ट बाद में, ठीक है, यहां से लेके चेस्ट कैविटी और फिर स्टमक स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड ईसोफैगस, यहां से लेके यहां तक. ठीक है, तो क्या है ये ईसोफैगस? इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर. ये एक लॉन्ग मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो मस्कुलर है. ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते जैसे पाइप जैसे बहुत टाइट होता है, ऐसा नहीं. ये मस्कुलर है, मसल्स का बना हुआ है, कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होती. नो बोन्स प्रेजेंट, कोई भी बोन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती. ये आराम से हमारी बॉडी के अंदर जो इस तरीके की पाइप है, ये पाइप बिल्कुल इस तरीके से चिपकी हुई नजर आएगी आपको, इस तरीके से चिपकी हुई. ठीक है, इस तरीके से दूर दूर नहीं होती इसकी वॉल्स ऐसे चिपकी हुई. जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है वो पर्टिकुलर फूड पार्टिकल के लिए ओपन हो जाती है एंड देन अगेन श्रिंक हो जाती है. ठीक है, इस तरीके की मस्क्यूलर होती है ये. और आप मान सकते हैं कि समथिंग हाफ मीटर ये लॉन्ग होती है. ठीक है, फ्रॉम द नेक टू द एब्डोमिनल रीजन ये समथिंग हाफ मीटर लॉन्ग होती है, श्रिंकिंग रहती है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आज ईसोफैगस समझ आ गया, इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर. चलिए, ये माउथ को ये क्या करती है? एडजॉइन माउथ to the stomach present in abdominal cavity या फिर abdominal region. abdominal region में जो stomach present है ये माउथ को स्टमक तक जोड़ती है. क्या? ईसोफैगस. अगर ईसोफैगस प्रेजेंट नहीं होगा तो हम जो खाना खा रहे हैं वो स्टमक तक कैसे पहुंचेगा? तो ये क्या है? एक लॉन्ग मस्कुलर पाइप लाइक पैसेज भी बोल सकते हैं हम इसको. क्या बोल सकते हैं बेटा? पैसेज भी बोल सकते हैं, जो माउथ को स्टमक से जोड़ने में हेल्प करती है ताकि हमारा फूड माउथ से स्टमक तक जा सके. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. नेक्स्ट क्या है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है बेटा? ध्यान से समझना है. इट इज अ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बेटा कोई डरना नहीं है इस चीज को. ये एक सीरीज है किसकी? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की. इट इज अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. किसकी? कौन से मसल्स की? आइदर ईसोफैगस, आइदर स्टमक, आइदर स्मॉल इंटेस्टाइन, आइदर लार्ज इंटेस्टाइन. एंटायर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ले लो, मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लिख देते हैं तो हमें कंफ्यूजन ही नहीं होगी. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स के अंदर बेटा ये किस तरीके का मूवमेंट होता है बहुत ध्यान से देखो. फूड पाइप के अंदर जैसे ही खाना गया या स्टमक में गया, मस्कुलर रीजन होती है, चिपकी हुई रहती है इनकी वॉल. ठीक है, जैसे खाना बीच में आया इस तरीके का मूवमेंट होता है. वॉल्स के अंदर, ईसोफैगस की वॉल्स के अंदर, स्टमक की वॉल्स के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इस तरीके का मूवमेंट होगा. ठीक है, वॉल्स क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से घिसेंगी ताकि अंदर का जो फूड पार्टिकल है वो क्या हो जाए? एक तो नीचे की तरफ मूव करे और दूसरा स्टमक के अंदर चर्न हो जाए, मतलब ग्राइंड हो जाए. जैसे मिक्सी के अंदर
खाना क्या हो जाता है, बिल्कुल पिस जाता है। सेम इसी तरीके के मूवमेंट की वजह से, इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से ही खाना अंदर क्या हो पाता है, डाइजेस्ट हो पाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो पाता है, ठीक है। और ईसोफेगस के अंदर इसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से जो खाना है वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। लेट मी मेक अ प्रैक्टिकल ऑन दिस। सी, मैं आपको बताती हूं। ये मैंने एक फूड पार्टिकल, ठीक है, ये एक फूड पार्टिकल कंसिडर करते हैं हम इस पेपर के बॉल को, ठीक है। और ये हमारी फूड पाइप है, ठीक है। ये जो मैंने हाथ से बनाई है ये हमारी फूड पाइप है, क्लियर। ये नीचे तक जा रही है, मैंने छोटा सा पोर्शन लिया है। ये फूड है, माउथ से फूड पाइप के अंदर आया, ठीक है, फूड पाइप के अंदर आया, क्लियर। अब देखिए, आप बहुत ध्यान से देखना, जब मैं इस तरीके का मूवमेंट करूंगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करूंगी, तो आप देखना फूड क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, इसी मूवमेंट की वजह से जो फूड का पार्टिकल है वो नीचे की तरफ मूव करता है और फ्रॉम माउथ ईसोफेगस से स्टमक तक पहुंच पाता है। क्लियर हुई बात? तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? द मूवमेंट, इट इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट या कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। एक बार सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, दूसरी बार रिलैक्स करती है, जिस वजह से फूड नीचे, फिर दोबारा फूड को क्या करना है, ग्राइंड करना है तो कॉन्ट्रैक्ट, फिर दोबारा नीचे की तरफ मूव करना है तो रिलैक्स। इस तरीके के मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। इंटायर एलिमेंट्री कैनाल में यही मूवमेंट चलता है, ठीक है माय डियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टमक के बारे में जानते हैं। स्टमक क्या है? स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, सबको पता है। स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर बैग, ये भी लिख सकते हैं हम। किस तरीके का बैग? मस्क्यूलर बैग, ठीक है। कोई भी बोन्स, यहां पे भी बोन्स प्रेजेंट नहीं है। इंटायर एलिमेंट्री कैनाल में बेटा कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट beneath diaphragm in left side of abdominal cavity, abdominal region ले लो आप, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है? डायाफ्राग्म, सी, जो हमारा चेस्ट रीजन है, यहाँ पे लंग्स होते हैं और लंग्स के जस्ट नीचे एक मस्कुलर लेयर होती है। मैं इसको किसी और कलर से बनाती हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में एक मसल्स की एक लेयर होती है बेटा, जो दोनों ही सिस्टम को डिवाइड करके रखती है, दोनों ही सिस्टम को अलग अलग पार्टीशन कर देती है। इस मस्कुलर की लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राग्म, ठीक है। तो स्टमक कहां प्रेजेंट है? डायाफ्राग्म के नीचे, ठीक है। बीनीथ नहीं समझ आता तो बिलो ले लो आप, बिलो डायाफ्राग्म। डायाफ्राग्म के नीचे लेफ्ट साइड में, सी हमारा लेफ्ट साइड है, यहां पे हमारे प्रेजेंट होता है स्टमक, क्लियर। एब्डोमिनल रीजन, ये जो एंटायर जो रीजन है हमारे, हम जिसे पेट बोलते हैं बेटा, दैट इज एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन में लेफ्ट साइड में डायाफ्राग्म के नीचे स्टमक प्रेजेंट होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इवन आप इसके शेप को बोल सकते हैं, शेप इसका कैसा है? जे। इसका शेप किस तरीके का है? सी, इसका शेप कुछ जे टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात करते हैं इसके इंटरनल साइड की। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूं। ये हमारा स्टमक है माय डियर, ठीक है। चलिए, ये स्टमक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। स्टमक को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फंडस रीजन, कार्डियक रीजन एंड पाइलोरिक, इस तरीके से।
ये तो हो गया इसका कार्डियक रीजन, कार्डियो रीजन, ये हो गया इसका फंडस रीजन, और ये रीजन हो गया इसका पाइलोरिक रीजन। क्लियर? तो स्टमक के अंदर 3 रीजन होते हैं। जैसे ही ईसोफेगस खत्म होता है तो ये वाला जो रीजन है वो फंडस रीजन है, यहाँ ऊपर वाला रीजन है वो कार्डियो रीजन है, और नीचे की तरफ में जो रीजन है वो पाइलोरिक रीजन है। फूड यहाँ पे एंटर करता है, कार्डियक रीजन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करने की सेल्स होती है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, म्यूकस रिलीज होता है एंटायर स्टमक में, तो यहाँ से जो एंजाइम्स है वो नीचे की तरफ आते हैं। पाइलोरिक रीजन के अंदर बेटा HCl प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे HCl भरा हुआ रहता है, क्या? HCl। और इस रीजन में एंजाइम्स रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है माय डियर। और यहाँ पे आने के बाद में फूड प्रॉपर्ली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो वही हमको आप दिखाना है आपको कि जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, इनर लाइनिंग सिक्रीट्स, क्या क्या सिक्रीट करती है इनर लाइनिंग? सी, म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनर लाइनिंग क्या क्या सिक्रीट कर रही है? म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड HCl। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या चीज किस किस जगह पर हेल्प कर रही है ये भी देखो। म्यूकस, वेरी फर्स्ट हम HCl के बारे में बात करते हैं। HCl क्या है? ये एसिड है। स्टमक की सेल्स एसिड रिलीज करती है। स्टमक के अंदर अगर मैं बात करूं तो HCl प्रेजेंट रहता है। इस HCl का pH वैल्यू बेटा 2 रहता है, 2.0। 2.0 का मतलब हाईली एसिडिक है। ये जो HCl है वो हमारे स्टमक के अंदर हाईली एसिडिक है। अगर ये स्टमक हमारे अंदर फट जाए तो वो पर्टिकुलर एसिड हमारे एंटायर एब्डोमिनल रीजन की जो और भी मसल्स हैं उनको डैमेज कर सकता है, हमारी डेथ होने की भी चांसेस है, इतना हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, इस एसिड का प्रेजेंस होना क्यों जरूरी है? बिकॉज क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, हमने खाना खाया, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में लग गए, हमने उसे खा लिया। क्लियर? वो जब हमारे पेट में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, तो वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना जरूरी है, अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे। इसीलिए HCl का प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों? क्योंकि ये किस में हेल्प कर रहा है? हेल्प इन डाइजेशन। ये किसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया था। हमने कौन से एंजाइम की बात करी थी? अमाइलेज एंजाइम की, जो सलाइवा में प्रेजेंट था और वो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहा था? डाइजेस्ट कर रहा था। सेम ऐसे ही स्टमक के अंदर प्रोटीन और विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब डाइजेस्ट होते हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं, जैसे कि रेनिन हो गया, प्रोरेनिन हो गया, इस तरीके के प्रोटीन के जो प्रोटीएसेस, इस तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको क्या कर देते हैं? काइमोट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन, इस तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स वगैरह को क्या करते हैं? प्रोटीओसेस, पेप्टाइड्स, इन सब में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उनकी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? अब म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस एक ऐसी सिक्रीशन है बेटा जो स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है ना, स्टमक के अंदर की जो सेल्स की जो मसल्स लाइनिंग है, वो एक तरीके का म्यूकस सिक्रीट करती है, एक तरीके का स्टिकी सब्सटेंस। जैसे कि हमारे वो स्टिकी सब्सटेंस जो हमारे नोज में प्रेजेंट होता है, जब हमें जुकाम होता है तो वो पर्टिकुलर स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता रहता है ना, उसी तरीके का स्टिकी सब्सटेंस स्टमक में रिलीज होता है। क्लियर? और वो किस लिए? क्योंकि ये जो स्टिकी सब्सटेंस है, स्टमक की लाइनिंग के ऊपर बहुत सारा स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट है, क्योंकि ये HCl से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर HCl हमारी स्टमक की लाइनिंग के पास लग जाए तो हमारी स्टमक क्या हो जाएगी? उसमें अल्सर्स हो जाएंगे, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, मतलब घाव हो जाएंगे, हमारी जो स्टमक है वो रप्चर हो जाएगी। क्लियर? इसीलिए स्टमक के अंदर पूरे बैग में एक म्यूकस की लाइनिंग भरी हुई होती है, एक स्टिकी सब्सटेंस पूरे इंटरनली स्टमक को कवर करके रखता है, और उसके बाद में HCl प्रेजेंट होता है।
क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर म्यूकस नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारी स्टमक की लाइनिंग क्या हो जाएगी, HCl की वजह से रप्चर हो जाएगी, उसमें अल्सर्स होने के चांसेस है और इस वजह से हमें कई बीमारी भी हो सकती है, हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए म्यूकस की लाइनिंग का होना बहुत जरूरी है। तो म्यूकस क्या है, एक तरीके का स्टिकी सिक्रीशन है जो पूरे स्टमक को कवर करके रखती है, जिसकी वजह से HCl स्टमक तक पहुंच नहीं पाए, स्टमक की जो मसल्स लाइनिंग है उस तक ना पहुंच पाए। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज थी जो मैंने आपको स्टमक के बारे में दी। चलिए, अब जब यहाँ पे खाना, एक चीज और आपको बहुत इंपॉर्टेंट जाननी है कि स्टमक के अंदर जो फूड है वो कितने घंटे में डाइजेस्ट होता है। फूड गेट डाइजेस्ट नहीं लिखेंगे, चर्न लिखेंगे, क्योंकि वहां पे डाइजेस्ट नहीं होता। फूड गेट चर्न विद इन 3 hours। स्टमक के अंदर फूड को चर्न होने के लिए, क्यों? क्योंकि इसकी जो इनर लाइनिंग है बेटा वो कुछ इस तरीके की, स्टमक जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो बैग आपने देखा कुछ इस तरीके का, बहुत फिल्दी लाइनिंग होती है उसके अंदर की, और उसकी फिल्दी लाइनिंग में इस तरीके से मसल्स पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ये जो मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से फूड के पार्टिकल्स, बड़े फूड के पार्टिकल्स छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स में टूट रहे हैं, दिस इज कॉल्ड चर्निंग। स्टमक के अंदर जो माउथ के अंदर टीथ की वजह से हमारे पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं या ग्राइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, पर स्टमक के अंदर तो टीथ नहीं होते ना, स्टमक को भी तो बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में और भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स जूसेस में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके पास में इस तरीके का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। क्लियर हो गई बात? और उसको बोलते हैं चर्निंग ऑफ फूड। तो ये जो स्टमक के अंदर जो हम खाना खाते हैं, जो स्टमक में जाता है, उसको समथिंग 3 hours लग जाते हैं चर्न होने में। लाइक हमने जो लंच खाया, उस पूरे एंटायर लंच को 3 hours लग जाएंगे चर्न होने में। आफ्टर देन वो धीरे धीरे कहाँ पास होता जाएगा, वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो पास हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गई बात? तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। एट द एंड जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगी।